नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीखो और सिखाओ के आप मोटो से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में क्या है। आज से हम बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित लगभग 90% कोर्सेज को देखेंगे। 5% की गारंटी इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें बाय मिस्टेक छूट जाए जिससे हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाए, लेकिन 95% की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो ये कोर्स जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा उसमें आपके 95% कोर्स को कवर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी देखेंगे और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा और इसका आंसर सिनॉप्सिस भी दिया जाएगा। तो बिना समय गुजारे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि हमारा बीपीएससी में जो हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर आता है वो पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, क्या क्या मतलब क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा है, सब कुछ पेपर के को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का होता है। उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में पार्ट ए एंशिएंट इंडिया होता है, पार्ट बी मेडिवल इंडिया होता है। उसी तरह सेक्शन 2 में पार्ट ए मॉडर्न इंडिया होता है और पार्ट बी वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। टोटल हिस्ट्री ऑप्शनल में 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 6 का आंसर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उन 12 प्रश्नों में से जो 6 का आंसर देना है वो कैसे कैसे देना है। तो सेक्शन 1 से टोटल 3 क्वेश्चन और सेक्शन 2 से टोटल 3 क्वेश्चन, मतलब 3 सेक्शन 1 से 3 सेक्शन 2 से देना है। और सेक्शन 1 में भी पार्ट 1 से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और अगर आपने पार्ट ए से 2 क्वेश्चन दिया तो पार्ट बी से ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। और अगर आप पार्ट ए से 1 क्वेश्चन का देते हैं तो इसमें 2। उसी तरह इसमें मैक्स अगर 1 देते हैं मॉडर्न इंडिया से तो 2 का जवाब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देना पड़ेगा, और अगर 2 का आंसर मॉडर्न इंडिया से देते हैं तो 1 का आंसर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देना पड़ेगा। कुल मिलाकर बोला जाए तो एक पार्ट से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और सेक्शन से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा पेपर है ये, जो पिछला साल पूछा गया था, मतलब 2019 का पेपर है, 63rd बीपीएससी का। इसमें देखिए खंड 1 मतलब सेक्शन 1 का पार्ट ए, इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। उसी तरह पार्ट बी जो मेडिवल इंडिया उसमें 3 क्वेश्चन है, 4 5 6। फिर सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का पार्ट 1 हो गया। मॉडर्न इंडिया इसमें 3 क्वेश्चन है, 7 8 9। उसी तरह सेक्शन 2 के पार्ट बी है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन होंगे, 10 11 12। तो आपको इसमें से मैक्सिमम 2 देने हैं। अगर इससे 2 आपने दिया तो इससे 1, और इससे 1 दिया तो इससे 2। उसी तरह इसमें ये पेपर्स का जो पूछा गया है उस पेपर को मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हम एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स को देखेंगे। तो हम किसी भी पेपर को कैसे हैंडल किया जाए और उसके टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए, इसका सबसे अच्छा उपाय है कि उसकी
पेपर के सिलेबस को देखा जाए तो देखते हैं हमारा एंशिएंट इंडिया का सिलेबस क्या है। तो एंशिएंट इंडिया का जो हमारा सिलेबस है उसका टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है, भारत का इतिहास 750 ईस्वी तक, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है डाउन टू AD 75, इसे देखना है। तो चलिए देखते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस में टोटल 8 पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, मौर्य काल से पूर्व, इंग्लिश में भी देख चलते हैं, द इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक एज, द प्री मौर्यन पीरियड, चौथा में है द मौर्यन एज, द पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता एज, पोस्ट गुप्ता पीरियड और जनरल रिव्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गवाए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपने पहले टॉपिक सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, महानगर, व्यापार और संबंध, ह्रास के कारण, उत्तरजीविता और सात तत्व। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। हमें origin, extent, characteristic features, major cities, trade and contacts, cause of decline, survival and continuity, टोटल इतने टॉपिक्स को देखने हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अर्थात हमें हिस्ट्री ऑप्शनल के एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट टॉपिक में इतने ही चीजों को देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यह 1995 में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन है, हाउ सिग्निफिकेंट आर द प्री ऑब्लिक अर्ली हड़प्पन साइट्स ऑब्लिक विलेजेस इन सिंध एंड बलूचिस्तान टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक पूर्वांश स्थलों ऑब्लिक ग्रामों का इस सभ्यता के उत्पत्ति को समझने में क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है हमारा वह सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिन, उद्भव टॉपिक से संबंधित रखता है। ये देखते ही चलेंगे क्वेश्चंस में कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या संभावना है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द इंडस सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश इट्स कॉन्टैक्ट विथ अदर सिविलाइजेशन, गिव योर आंसर विथ रेफरेंस टू इट्स वेस्टर्नली ट्रेड। हिंदी में देखते हैं, दूसरी सभ्यताओं के साथ सिंधु सभ्यता ने अपने संपर्क कैसे स्थापित किए, अपना उत्तर उसके पश्चिमी व्यापार के संदर्भ में दीजिए। यह देखिए, ये हमारे ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है दोस्तों, ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स, व्यापार और संबंध, ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित रखते हैं। यह जो क्वेश्चन है 2002 में पूछा गया था। तीसरा प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, ये 2007 का प्रश्न है। यह क्वेश्चन को 63rd बीपीएससी में थोड़ा सा चेंज करके फिर से पूछा गया था। वो क्वेश्चन है, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द सिटी प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, हाउ फार आर दीज सिटीज फाउंड इन मॉडर्न सिटी प्लानिंग। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्माण कला था उसके मुख्य विशेषताओं का जांच करें, अर्थात क्या क्या था और जो वो विशेषताएं थी वो आजकल के वर्तमान
सिटी प्लानिंग में किस हद तक, किस स्तर तक पाए जाते हैं। यह 63rd बीपीएससी का, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वाले टॉपिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जो 2002 में पूछा गया था, वो है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यह जो क्वेश्चन हमारे सीधा सीधी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ या प्रमुख विशेषताएं वाले टॉपिक से संबंधित रखता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करके 2012 में फिर से पूछा गया, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें डिस्कस था, इसमें एग्जामिन कर दिया। इसमें सिर्फ डिस्कस ये कीवर्ड्स को भी मैं बाद में बताऊंगा कि इनके क्या क्या अर्थ हैं, डिस्कस, डिस्क्राइब, एग्जामिन इत्यादि, एलोबरेट। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को 2005 में पूछा गया था, उसका थोड़ा सा और ट्विस्ट किया, डिस्क्राइब द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर वर्ड डाला था, इसमें सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड डाल दिया। इसमें टोटल चीजों को लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा पिछले वर्षों में क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल में सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक से पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब मेन टॉपिक में अपना उतरते हैं और आज के जो मुख्य चीज है देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। तो देखिए दोस्तों, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में, तो हम यह जानते थे कि जो साउथ एशिया जिसे वर्तमान में बोलते हैं, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी जो सभ्यता पाई गई थी, जो मतलब सेटल्ड सभ्यता पाई गई थी, वो वैदिक सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने के उपरांत हमारा जो इतिहास है, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास है, वो करीब 2000 साल पीछे खिसक गया। अर्थात हम जानते थे कि पहले हमारी जो सभ्यता है सेटल्ड, वो 1000 बीसी अर्थात वर्तमान समय से 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के उपरांत यह 2000 पीछे खिसक करके 5000 वर्षों का हो गया। सॉरी, यहाँ बीसी लिख दिया था दोस्तों, ये वर्ष होगा, ईयर खिसक गया। तो देखते हैं आगे, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि अर्बन और मैच्योर फेज को डिनोट करता है। इस चीजों को आगे समझाया जाएगा कि क्या अर्बन और मैच्योर फेज है। वह करीब 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो आज का पाकिस्तान से भी बड़ा है, में फैला हुआ था। ठीक है, इसके जो उत्तरी छोर है, ठीक है, वह मांडा में था। यहाँ देखिए मांडा, इधर देखिए दोस्तों मांडा। जो दक्षिणी छोर है वो कहीं इधर औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में दायमाबाद दायमाबाद में स्थित था। ये देखिए दोस्तों, जो पूर्वी छोर था वो आलमगीरपुर यूपी, कुछ कहीं यहाँ पे है आलमगीरपुर, देखिए आलमगीरपुर यहाँ पे है कीरपुर। और जो पश्चिमी था वो सुतकागंडोर बलूचिस्तान, वहां पे है। ये देखिए, तो इतना बड़ा था ये सभ्यता। इस तरह करके कुछ त्रिकोणीय बनता है। इसे स्टुअर्ट पिगट जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे एक त्रिकोणीय सभ्यता का नाम दिया था।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई उसका कालानुक्रम कैसा था, क्रोनोलॉजी। तो चार्ल्स मैसन नाम के एक इंजीनियर थे जो खुदाई कर रहे थे बिल्डिंग वर्क्स के लिए, सॉरी रोड वर्क्स के लिए, कि पश्चिमी पंजाब, उस समय के पश्चिमी पंजाब में रोड का कंस्ट्रक्शन होना था। तो 1826 में वो खुदाई कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कुछ माउंट्स मतलब टीले टीले दिखे हड़प्पा के। आगे चल करके 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के व्यक्ति हड़प्पा के साइट में विजिट किए और एक किसी रूंड मत होता है जो खत्म हो गया हो, मतलब अवशेष, सिटाडेल, सिटाडेल बोला जाता है एक तरह से किले बंद जगह को, किला, बस्ती, ठीक है, के अवशेषों के एग्जिस्टेंस को स्वीकारा था और रिपोर्ट किया था। उसके आगे 1853 में तथा 1873 में उसके बाद अलेक्जेंडर कर्निंघम ने इस स्थान की खुदाई करवाई थी। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, जो चाइनीज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल दिए गए थे में इन इस जगह के बारे में बताया गया था, उसका अनुमान लेकर के उन्होंने खुदाई करवाया, ठीक है। और 1853 में भी और 73 में भी उन्हें कुछ कुछ चीजें मिली, जैसे कि कुछ पोर्ट्स, सील्स और कुछ मटेरियल रिमेन्स। और उन्होंने 1875 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा कि हुएनसांग जो बौद्ध यात्री था, बौद्ध चीनी यात्री, उन्होंने पोफाटो या पोफाटोडो जो मेंशन किया था अपने बुक में, उसे हड़प्पा के रूप में चिन्हित किया, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चल करके जब हमारे भारत में स्वतंत्रता पूर्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना हुई थी, तो उसके पहले डायरेक्टर जनरल बने थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। उनके निर्देशन में 1921-22 में, चूंकि ये विवादास्पद है कि 21 में हुआ कि 22 में, राम बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा के अवशेषों की खुदाई की गई रावी नदी के तट पे, और यहीं से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, जो मैंने शब्द यूज किया हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है, मतलब मतभेद था, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जो स्थल खोजे गए थे वह सिंधु नदी के आसपास के थे, तो उसे इंडस सिविलाइजेशन बोला गया। बाद में जो वो स्थल है वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में पाए जाने लगे, तो उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। आगे चल करके यह स्थल और बृहद स्तर पे खोजे गए और सरस्वती जो मिथिकल रिवर है, जिसे कि वर्तमान घग्गर और हाकरा नदी के रूप में पहचाना जाता है, के आसपास भी कुछ स्थल मिलने लगे, तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन न कर करके इंडस सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया। और चूंकि इसको लेकर के फिर कंफ्यूजन हो गया और स्थल बढ़ते चले गए, तो अंतिम में जो आर्कियोलॉजी में जो पहला स्थल खोजा जाता उसी के नाम पे नेमिंग की एक जो कन्वेंशन है, जो प्रथा है, उसके आधार पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता बोला गया। अर्थात जो नेमिंग प्रचलित है, जो नाम प्रचलित है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो पहला टॉपिक जो आता है हमारा वह है ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम। आखिर में ये टॉपिक क्यों दिया गया ऑप्शनल में, इसका मेंशन क्यों किया गया? तो देखिए ओरिजिन को लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो आखिर में इतिहासकारों में मतभेद क्यों है? तो देखिए इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जितने भी खोज किए गए हैं, खुदाई की गई है, वह अवशेष हमें सिर्फ लगभग मैच्योर फेज के मिलते हैं। ये मैं आगे चल करके बताऊंगा कि मैच्योर फेज अर्ली फेज क्या है, और हमें अर्ली फेज के अवशेष कम मिलते हैं। इसके कारण एक कंफ्यूजन होता है क्योंकि कम अवशेष होने के कारण बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि विचार लोगों के ज्यादा, तो ऑब्वियसली अलग अलग विचार तो अलग अलग ओरिजिन आते हैं। दूसरा वह है कि जो खुदाई होती है इंडिया में, वह देखिए कोई मान लीजिए इस तरह का स्थल है, ठीक है, इस तरह है, तो होता है क्या है इंडिया में कि ऊपरी ये जो हॉरिजॉन्टली है ये खोजा, इसका खुदाई होता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ता होता है और इसमें उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है जितना कि तुलनात्मक रूप से वर्टिकल में होता है। अब देखिए जब ऊपर का खोजा जाएगा तो सिर्फ एक ही समय काल का मिलेगा। जब एक ही समय काल का मिलेगा तो हम सिर्फ उसी काल के बारे में जान पाएंगे। जब उसी काल के बारे में जान पाएंगे तो एविडेंस कम, तो जो हमारी नॉलेज होगी वो उसी की होगी, उस काल की होगी। और अगर वर्टिकल खोजा जाता, इसकी खुदाई होती, तो हमें इस काल का क्या है, ठीक है, इसके पहले काल का क्या है, इसके पहले काल का क्या है, तो पता चल जाता है कि इस काल यह जो सभ्यता है, ये यहाँ जो संस्कृति सेटलमेंट थी उसी के ऊपर तो ये बनी, तो यह हमें इस सभ्यता के निर्माण के बारे में कुछ बताता। लेकिन चूंकि खोज इसकी खुदाई कम हुई है तो एविडेंस कम मिलते हैं। और एक कारण ये भी है दूसरा कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ बड़े शहर जैसे मोहनजोदाड़ो जैसे शहर, उसका जो लोअर लेवल है, मतलब कि जो शुरुआती काल का जो मोहनजोदाड़ो था वह पानी में सबमर्ज्ड है, ठीक है, जिसके कारण उस समय के एविडेंसेस को नहीं जुटा पा सके हैं, और या फिर जो एविडेंसेस थे वो लगभग खत्म हो गए हैं, तो उसके कारण इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा। तो जहां ज्यादा इंटरप्रिटेशन वहां ज्यादा भिन्न भिन्न विचार आएंगे, तो कंट्रोवर्सी होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी। तो देखिए दोस्तों जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया हिस्टोरियंस के बीच में, उसमें से मेजरली 4 व्यूज को देखा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हर एक व्यूज को। पहला व्यू ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन है या फिर इस सभ्यता के जो निर्माता थे वो वही आर्यन थे जो वैदिक कल्चर या वैदिक एज का निर्माण किया। तो देखते हैं इस थॉट के प्रोपाउंडर हिस्टोरियंस, अर्थात इस थॉट को एस.आर. रॉय, टी.आर. रामचंद्रन और के.वी. शास्त्री जैसे इतिहासकारों ने पढ़ाया। उन्होंने ये बोला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कुछ कुछ समानताएं हैं, इसलिए ये आर्यन ओरिजिन है। और वो एविडेंस के रूप में देते हैं कि जैसे कि
सेम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भी वहीं फैली हुई थी जहाँ पे वैदिक सभ्यता फैली हुई थी। जैसे कि भगवानपुरा, यहाँ पे दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले, वैदिक भी कल्चर का भी और सिंधु घाटी सभ्यता का भी। दोनों ने फायर की पूजा की, अर्थात अग्नि की पूजा की, जानवरों को पूजा, दोनों के द्वारा जल को पवित्र माना गया, दोनों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। ये एविडेंस देते हुए केवी शास्त्री, रामचंद्रन और एस आर रॉय जैसे इतिहासकार इसे आर्यन ओरिजिन बताते हैं। लेकिन इस थ्योरी को जॉन मार्शल ने नकारा। उन्होंने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यन ओरिजिन नहीं हो सकती, और उसके लिए उन्होंने कुछ कुछ एविडेंस दिए। जैसे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्क्रिप्ट यूज करते थे, अर्थात जब उन्हें लिपि का ज्ञान था, ठीक है, लिपि का ज्ञान था, और वैदिक आर्यन भी वही थे, तो उन्हें भी लिपि का ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा कि वैदिक आर्यंस को लिपि का ज्ञान नहीं था, पहला। दूसरा ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता बृहद ट्रेड एंड कॉमर्स करने वाली सेकेंडरी एक्टिविटीज में संलग्न सभ्यता, अच्छे तरीके सुव्यवस्थित तरीके से रहने वाली सभ्यता थी। जबकि वैदिक आर्यन शुरुआती दौर में क्या थे? घुमक्कड़ थे, नोमैड्स थे। ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि आर्यन ओरिजिन कैसे होते हैं। तीसरा है कि शुरुआती दौर में जो वैदिक एज के आर्यंस थे वो ग्रामीण थे, पशुचारक थे, और एग्रीकल्चर जो बेस्ट हुए थे वो बाद में जाकर के हुए थे, जब उत्तर वैदिक काल आता है। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बेस जो था वो एग्रीकल्चर ना होकर के सेकेंडरी सेक्टर पे था, और उसका इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो था वो सेकेंडरी सेक्टर पे बेस्ड था। ये भी एक डिफरेंस है। आगे देखिए, आगे ये है कि आर्यंस डिसलाइक ट्रेड्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर में उतना सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था। जब प्रोडक्शन नहीं होता है भाई, हमें खुद के खाने के लिए ही नहीं हो रहा है, तो अब क्या एक दूसरे से व्यापार करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक था। जबकि ट्रेड का तो बहुत ज्यादा बोलबाला था सिंधु घाटी सभ्यता में। आर्यंस को सी के बारे में नॉलेज नहीं था, समुद्र के बारे में। जबकि हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, और उन्होंने समुद्री यात्रा भी की है। मेलुआ जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है हमें मेसोपोटामिया में, जहां पे वैदिक आर्यंस गायों की पूजा करते थे, वहीं हड़प्पन लोग बैल की पूजा करते थे। ये डिफरेंस अगर एक थे फिर ये अंतर कैसे है? दूसरा, आर्यंस जो है उन्होंने पुरुष देवताओं की, मेल डेटीज की पूजा की, पावर ऑफ नेचर की पूजा की, मतलब प्रकृति की पूजा की, और सेक्रीफाइसेस जैसे कि उन्होंने क्या बोलते हैं यज्ञ इत्यादि किए। जबकि हड़प्पन लोग मातृ देवी, मतलब मदर गॉडेस की पूजा करते थे, स्नैक्स की करते थे, ट्रीज और एनिमल्स की करते थे। हालांकि इसमें थोड़ी सी समानता है लेकिन भिन्नता भी है। तो ये कैसे एक थे? अगला है कि आर्यंस वॉरियर्स थे और लंबे लंबे तलवारों का उपयोग करते थे, घोड़ों का उपयोग करते थे, और ऑफेंसिव वेपन्स का उपयोग किया करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लवर ऑफ पीस एंड यूज्ड ओनली डिफेंसिव वेपन्स, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं था। कुछ ऐसे बृहद स्तर पे प्रमाण नहीं मिले हैं कि शस्त्र उद्योग हो या कुछ हो, तो फिर कैसे एक थे? और जो
मिले भी हैं उन्हें ऐसा माना जाता है कि वो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने शस्त्रों का उपयोग किया, जबकि आर्यन ऑफेंसिव थे, ये लड़ाकू थे। हॉर्स वाज नॉट नोन टू हड़प्पन। मतलब देखिए एक जगह सूतकांड में अवशेष मिले हैं लेकिन उसे नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि 2017 के यूपीएससी के प्रश्न पत्र में यह माना गया यूपीएससी के द्वारा कि हड़प्पन को हॉर्स का ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये नहीं थे, तो जो सिंधु घाटी सभ्य ऋग वैदिक या फिर उत्तर वैदिक ग्रंथों में पानी, वड़त्य, विहिड़क, असुर, दास, नाग इत्यादि हैं, ये लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन इसे चूंकि उतने एविडेंस मिले नहीं है तो इसे नहीं माना जा सकता कि वो ये लोग थे इसके ओरिजिनेटर। ठीक है दोस्तों, ये पहला व्यू था। दूसरा व्यू है डिफ्यूजनिस्टिक थ्योरी, माइग्रेशन थ्योरी, कॉलोनाइजेशन थ्योरी, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, अर्थात विसरणवादी माइग्रेशन थ्योरी, मतलब कि प्रवसन, या फिर यह बोल सकते हैं कि आप साम्राज्यवादी थ्योरी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ओरिजिन है वो इंडिजिनस अर्थात स्थानीय ना होकर के बाहरी है, विदेशी है। और इसमें वो बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन मेसोपोटामियन या सुमेरियन लोगों के द्वारा की गई। एक चीज जानिए दोस्तों कि प्रसरणवादी जो सिद्धांत था उसे देने से पहले उन्होंने एक चीज की व्याख्या की कि शुरुआती दौर में देखिए जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पे पहले सभ्यता का निर्माण हुआ, लोगों को ज्ञान आया, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ते गए और अलग अलग जगहों पे सभ्यताओं का निर्माण किया। उसी तरह ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो है जो पहले यहाँ पे अर्थात ये मान लिया जाए मेसोपोटामिया यहाँ पे हुई थी सभ्यता का निर्माण सबसे पहले, और उसके बाद ये आए सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, इस थॉट को कौन देते हैं? अर्नेस्ट मैके। ये इतिहासकार बोलते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल अर्थात लोगों का प्रवसन सुमेरिय या फिर मेसोपोटामिया से लोगों का प्रवसन हुआ इस क्षेत्र में जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से इधर से लोगों का प्रवसन हुआ इधर, ठीक है, लोगों का प्रवसन हुआ और उन्होंने यहाँ पे एक सभ्यता का निर्माण किया जो अर्बन थी, शहरीकृत थी। ठीक है दोस्तों, और इस थ्योरी को गार्डन चाइल्ड और एसएन क्रामेर उन्होंने भी बढ़ाया कि नहीं सही है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल वहां से यहाँ आए और उन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। दूसरे इतिहासकार महोदय हैं मॉर्टन व्हीलर। वो ये बोलते हैं नहीं, लोगों का प्रवसन नहीं हुआ था, लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ था, बल्कि माइग्रेशन ऑफ आइडियाज, वहां के लोगों का आइडिया आया यहाँ पे, और वो तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में हड़प्पन सिविलाइजेशन के निर्माण में एक भूमिका निभाए। अर्थात इनका कहने का था कि आइडिया का माइग्रेशन हुआ यहाँ, वहां से आइडिया का माइग्रेशन हुआ इधर, और चूंकि आइडिया का माइग्रेशन हुआ इनको पहले से नॉलेज थी कि कैसे शहर बसाया जाए, कैसे व्यापार होता है, कृषि होता है, सब कुछ,
तो इन्होंने यहाँ पे सभ्यता का निर्माण किया। और चूंकि ये बोलते हैं कि उसका निर्माण सुमेरियन लोगों ने किया, उन्हें पहले से ज्ञान था, तो सभ्यता जल्दी जल्दी विस्तृत की, तुरंत रैपिडली राइज हुआ है इस सभ्यता का, ठीक है। और ये तुरंत मैच्योर फेज को अटेन कर ली, मतलब कि पहले चूंकि उन्हें पता था, तो आए 500 वर्षों के अंदर ही 500 वर्षों के अंदर ही ये शहरीकृत हो गया और एकदम उत्तम सभ्यता का निर्माण हो गया। और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों का निर्माण हुआ, और ये तभी हो सकता है जब पहले से नॉलेज हो। ये ऐसा एविडेंस देते हैं, और इसके बदले में वो कुछ सपोर्टिंग एविडेंस को प्रस्तुत करते हैं कि हमारी बात क्यों सही है। तो उसमें ये है, सबसे पहले बोलते हैं कि मेसोपोटामियन और हड़प्पन दोनों अर्बन थे, दोनों शहरीकृत थे, दोनों ने कांसे का उपयोग किया, जली हुई ईंटों का उपयोग किया, बर्न्ड ब्रिक्स, पोर्टर व्हीलर मतलब कि पहिया का उपयोग किया, पहिया का, ठीक है। दोनों ने पिक्चटोरियल स्क्रिप्ट मतलब इनकी जो लिपि थी वो पिक्चर के फॉर्म में थी, दोनों का उपयोग पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के रूप में हुआ। दोनों ने सील का उपयोग अपने व्यापार को प्रमाणित करने के रूप में किया, मतलब कि जैसे हड़प्पन लोग थे, ये एक लोग हो गए, दूसरे लोग हो गए, या फिर समूह हो गए, ये एक दूसरे से सील्स के माध्यम से व्यापार करते थे। सील ऑथेंटिकेशन का भी माध्यम, और जैसे आज के मतलब आज के मनी या फिर करेंसी के जैसा तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन सिमिलर, सेम नहीं सिमिलर कुछ ऐसा था। दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी थे, ये उन्होंने ये भी बोला, बर्नविक्स तो ऑलरेडी डिस्कस। ये एविडेंस देते हैं और बोलते हैं मेसोपोटामियन, कोई इतिहास का आइडिया बोलता है तो कोई लोगों के प्रवचन, सीधा लोग यहाँ और उन्होंने निर्माण किया। लेकिन इस थ्योरी को नहीं माना जा सकता, और क्यों नहीं माना जा सकता, इसके पीछे कुछ फैक्ट चाहिए। देखिए दोस्त, जब तक फैक्ट न दिया जाए तब तक वो विचार एक दार्शनिक का विचार के जैसा लगेगा, और इतिहास में फैक्ट बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि हमें प्राचीन भारत के साहित्य से क्या क्या चीजें मिलती है, कि जैसे कि गायों के लिए युद्ध हुआ, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा ना कि गविष्ट या फिर और जो शब्दों का प्रयोग है ऋग्वैदिक काल में वो था, या तो फिर दूसरी ओर देखा जाए तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की चित्र, तो मेंशन करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि सिक्कों से हमें क्या क्या चीज प्राप्त होता है, क्या एविडेंस देते हैं, तो सिक्कों से हमें वीणा की जानकारी मिलती है, वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है, तो इसमें एग्जांपल कोट करना पड़ेगा। उसी तरह से ये है कि प्रश्नवादी सिद्धांत को हम क्यों नहीं मान सकते, तो क्रिटिसिज्म के लिए कुछ तथ्य ये, पहला ये है कि जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी वो सिंधु सभ्यता के कुछ वर्ष पहले अपीयर हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हड़प्पन के ओरिजिनेटर थे, हड़प्पन सभ्यता के निर्माण करता थे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके में। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके निर्माण करता थे, मेसोपोटामियन हड़प्पन के निर्माण करता थे, तो समानताएं भी होनी चाहिए, लेकिन हमें दोनों के बीच बहुत सी असमानताएं नजर आती है, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पन के निर्माण करता मेसोपोटामियन लोग
नहीं थे। उसमें पहला यह है कि दोनों का जो स्क्रिप्ट था पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था, लेकिन डिफरेंट था। अगर एक थे तो एक होना चाहिए था। मेसोपोटामियन लोगों ने ब्रॉन्ज अर्थात कांसे का बहुत उपयोग किया, तो आखिर में हड़प्पन्स ने क्यों नहीं किया अगर एक थे तो? दोनों का जो डिफरेंट सेटलमेंट लेआउट, दोनों का बसावट का जो प्रक्रियाएं थी, किस तरह सब निर्माण किया गया, वो अलग अलग था, भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा की गई। मेसोपोटामिया में एक लार्ज स्केल कैनाल सिस्टम था, जबकि सिंधु सभ्यता के शहरों में हमें ऐसा नहीं नजर आता है। सुमेरिया में राउंड कॉलम्स जो थे वह सिंधु सभ्यता में नहीं, मतलब कि जैसे वहां पे इस तरह गोल गोल पिलर जो मिले हैं वो यहाँ नहीं मिले हैं। इरिगेशन सिस्टम जो था मेसोपोटामियन लोगों का अति उच्च स्तर का था। वहां पे सुपीरियर आर्टिफैक्ट्स का उपयोग किया गया था, जबकि हड़प्पा में नहीं मिला। अगर ऐसे थे, अगर उन्हें पहले से नॉलेज था, तो कोई अच्छी चीजों का उपयोग क्यों नहीं करेगा? इसके आगे को कुछ और फैक्ट्स हैं। जो फाउंडेशन डिपॉजिट्स जो वहां पे निर्माण की जो प्रक्रिया में थी, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलता। मतलब कि वहां पे जो शहरों का निर्माण हुआ, वहां पे जो बेस था वो हमें यहाँ के शहरों में नहीं मिलता। अब देखिए कुछ हड़प्पा के सिस्टम थे जो वहां पे नहीं। ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग का जो सिंधु सभ्यता में था, वो सुमेरिया वाले सभ्यता में, मेसोपोटामिया वाले सभ्यता में नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में सॉफ्ट स्टोन, जिसे स्टेलाइट भी बोलते हैं, का बृहद स्तर पर उपयोग हुआ, जबकि ऐसा हमें सुमेरिया में बहुत कम मिलता है। सुमेरिया मेसोपोटामिया में सिलिंड्रिकल सील्स का उपयोग किया गया, जबकि हड़प्पा में यह रेयर है, पाया गया। देखिए सुमेरिया मेसोपोटामिया ये फॉरेन, मतलब कि लगभग एक ही जगह की सभ्यता को बोला जाता है। ठीक है। स्प्लेंडेड टॉम्ब्स ऑफ मेसोपोटामिया हैज नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां पे जो गुंबदनुमा आकार की जो भवन थी, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के शहरों में नहीं पाई गई। दोनों के जो टूल्स और वेपन्स थे वो अलग अलग थे, और जो हड़प्पन्स के वेपन्स से वहां पे फार सुपीरियर वेपन्स मिले हैं। जबकि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पीस लवर थे, और ऐसा नहीं पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई खास उतना महत्व तो नहीं है, जबकि मेसोपोटामिया में इसका एक अत्यधिक महत्व था। फ्लिंगरी या फिर जिसे ज्वेलरी वर्क बोलते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क, जो है मेसोपोटामिया में बहुत पॉपुलर था, लोकप्रिय था। हड़प्पा में ऐसा नहीं पाया गया। जो हड़प्पन की पोट्री थी और जो मेसोपोटामियन की पोट्री थी, उसमें भी डिफरेंस है। मेसोपोटामियन की पोट्री वो पतली होती थी, जबकि हड़प्पा की जो पोट्री होती थी वो भारी, अति उच्च स्तर की, और दिन प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली भी पोट्री भी पाई गई है। तो इस तरह देखा जाए तो आर्यन ओरिजिन नहीं, फॉरेन ओरिजिन नहीं, मतलब प्रसरणवादी सिद्धांत नहीं। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा यह है इंडिजिनस कपाला, एक द्रविडियन थे। इसको राखल दास बनर्जी, वही जो मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे, मोहनजोदाड़ो 1923 में, वो बोलते हैं कि नहीं द्रविडियन थे। आखिर में द्रविडियन कैसे थे? वो इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि जो साउथ इंडिया में वर्तमान में लोग हैं,
वो मेडिटेरेनियन और प्रोटोस्टेरॉइड एलिमेंट के हैं, मतलब इन दोनों का मिक्स है। जबकि हड़प्पा में भी वही लोग पाए गए थे। हड़प्पा और द्रविड़ के रिलीजन में समानताएं हैं, कुछ सिमिलरिटीज हैं। यहाँ तक कि बलूचिस्तान हिल्स जो कि साउथ इंडिया के क्षेत्र से काफी दूर है, वहां पे बड़ोहिक लोग जो हैं वो द्रविडियन लैंग्वेज को बोलते हैं, अर्थात मतलब कि अभी बोलते हैं तो वो ओरिजिनेटर थे, वो बाद में जाकर के साउथ इंडिया में आ गए और उन्होंने ओरिजिन किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। एक दूसरा व्यू है फादर एच हरास का। वो ये बोलते हैं कि जो हड़प्पन लोगों का लैंग्वेज था वो वर्तमान तमिल का प्रिमिटिव फॉर्म है, और ये बोलते हुए ये बोलते हैं कि द्रविडियंस हड़प्पन के ओरिजिनेटर। लेकिन इसे इस बात पे नकारा जा सकता है कि जो तमिल अभी है वो मॉडिफाई होकर के, मतलब हड़प्पन की पिक्टोरियल तमिल अभी मॉडिफाई होकर के इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती, पहली बात। दूसरी बात कि जो तमिल्स के अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं वह संगम काल के क्राइस्ट एज के मिलते हैं, तो इस आधार पे भी इस मत को नहीं स्वीकारा गया कि द्रविडियंस सिंधु घाटी सभ्यता के ओरिजिनेटर थे। अब चौथा व्यू आता है इंडिजिनस का, दूसरा इंडिजिनस थ्योरी ओरिजिन या कल्चरल इवोल्यूशन ओरिजिन, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण है वह स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। इस थ्योरी के प्रोपाउंडर हिस्टोरियंस हैं अमलानंद घोष, एम.आर. मुगल, फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट और जे.एफ. डेल्स। उनका कहना था कि हड़प्पन लोग के ओरिजिनेटर इंडिजिनस पीपल है। वैसे पीपल जो देखिए इधर इंडिया जैसे है था, तो इसके नॉर्थ वेस्ट इलाके में रहने वाले सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी के द्वारा इस सभ्यता का निर्माण हुआ 7वीं सहस्त्राब्दी, मतलब 7000 बीसी के आसपास जब फार्मिंग यहाँ पे डेवलप हुई एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे सेटल फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स का निर्माण हुआ और वही डिफरेंट कल्चर्स ने मिलकर इस सभ्यता का निर्माण किया। इस क्रम में अमलानंद घोष जो है वो ये बोलते हैं कि राजस्थान का जो सोथी कल्चर है, ये देखिए राजस्थान का सोथी कल्चर, वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। कि जो सोथी कल्चर की पोट्री है वो मेच्योर फेज के हड़प्पन कल्चर की पोट्री से समानता रखती है, और इस बात पे बोलते हैं कि सोथी कल्चर से हड़प्पन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इस बात को पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पोट्री पे प्रेशर डाला और सोथी कल्चर को हड़प्पन का निर्माता बताया, और ये भी बोला कि ये प्रोटो हड़प्पन भी थे। देखिए और डिफरेंसेस, अब जब अमलानंद घोष के पोट्री एविडेंसेस को नकारने के बाद दूसरा आता है एम.आर. मुगल का। वो एक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस करते हैं और ये बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, नॉर्थ बलूचिस्तान, वैसे जगहों से जो लोग थे वो इस सभ्यता के निर्माता थे। जैसे अमलानंद घोष सिर्फ राजस्थान के सोथी संस्कृति को बताते हैं, तो एम.आर. मुगल पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को बताते हैं, और इस क्रम में वो पोट्री, स्टोन टूल, मेटल आर्टिफैक्ट, आर्किटेक्चर्स, ये सब का कंपैरिजन करते हैं प्री हड़प्पन फेज
और मैच्योर हड़प्पन लेवल्स का, और उसके बीच कुछ रिलेशनशिप पाते हैं। वो ये बोलते हैं कि प्री हड़प्पन फेज में ही लार्ज फोर्टिफाइड सेटलमेंट पाए जाने लग गए थे। ए फेयरली हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट, मतलब कि जो क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन था वो होने लग गया था प्री हड़प्पन फेज में ही, जैसे कि स्टोन वर्किंग, मेटल क्राफ्टिंग और बीड मेकिंग, ये सब प्री हड़प्पन फेज में ही पाए जाने लग गए थे। व्हील ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाने लग गया था और ट्रेड नेटवर्क एग्जिस्ट कर गया था, और ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और उस सभ्यता का निर्माण हुआ जिसे मैच्योर फेज के रूप में जानते हैं। उन्होंने बोला कि मैच्योर हड़प्पन फेज और प्री हड़प्पन फेज में ऑलमोस्ट वही वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ, वही रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ जो प्री हड़प्पन में पाया गया था, मतलब दोनों में समानता थी एक्सेप्ट फॉर जेड। जेड एक एलिमेंट था जो हड़प्पा के अर्ली फेजेज में नहीं पाया गया था। इस बात को सहमत होने में एक दिक्कत ये थी कि लार्ज सिटीज और इंक्रीज लेवल ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो था वो कम पाया गया है अर्ली फेज में। तो दोनों में समान कैसे हैं? तो मुगल ने इस बात को बोला कि जो प्री हड़प्पन फेज था, ठीक है, वो हड़प्पन कल्चर के शुरुआती दौर को डिनोट करता। मतलब कि देखिए, जैसे प्री हड़प्पन हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने प्री हड़प्पन फेज, ठीक है, दूसरा आता है अर्ली हड़प्पन फेज और तीसरा मैच्योर हड़प्पन फेज। शुरुआती दौर में के जो कुछ साइट्स हैं जैसे मेहरगढ़, क्लिबुल मोहम्मद, ठीक है, यहाँ पे पशुचारक समाज थे, लिमिटेड एग्रीकल्चर था और टेम्पोररी विलेज थे, ठीक है, पहले स्तर में। फिर धीरे धीरे परमानेंट विलेज का निर्माण हुआ, मड हाउसेस बनने लगे, डोमेस्टिकेशन हुआ केटल का, मतलब कि सीप, गॉट इत्यादि लोगों को लोग पशुपालन करने लग गए, ठीक है। वेट, बार्लेट, डेट्स, पोट्री ट्रेडिशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन इत्यादि प्री हड़प्पन फेज में हुए। अब उसके बाद कुछ सालों बाद अर्ली हड़प्पन फेज आता है और इसके रिप्रेजेंटेटिव साइट्स हैं, मतलब कि इस काल के कुछ साइट्स जैसे कि आमरी, कोट दीजी, कालीबंगन राजस्थान का और गणेश्वर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेटलमेंट्स जो शुरुआती दौर में थे, सेटलमेंट जो शुरुआती दौर में थे उसमें राइज हो जाता है, मतलब कि कुछ से बहुत सेटलमेंट्स होने लग जाते हैं। इस काल में कॉपर का नॉलेज हो जाता है, पोट्री जो है रीजनल वेरिएशंस को शो करने लग जाती है, मतलब अलग अलग जगह, जैसे 1 2 3 इस तरह करके अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस पोट्री का शो होने लग जाता है। ग्रेनरीज, अन्नागार, अन्नागार इस दौरान मिलने लगते हैं और डिफेंसिव वालों का निर्माण शुरुआत हो जाता है इस दौर में। और इस दौर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का भी शुरुआत हो जाता है, जैसे कि आमरी से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह का ट्रेड, ठीक है। इसमें भी दूसरा स्तर होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट थी, ये ये जो अलग अलग पोट्री थी का ट्रेडिशन था, उसमें यूनिफिकेशन आने लग जाता है, ठीक है। और इसी दौरान हमें हॉर्न देती, मतलब कि सिंग वाले देवता का प्रमाण मिलता है, पीपल के पेड़, हम बैल, मतलब कुबड़ वाले बैल का एविडेंस मिलता है, ठीक है। और तीसरा फेज आता है इसका मैच्योर हड़प्पन फेज, ठीक है, इधर देखिए मैच्योर हड़प्पन फेज, मतलब कि ये
मैच्योर हड़प्पन फेज उस चीज को डिनोट करती है जो अर्बन थी, ठीक है, जो हमने शुरुआती दौर में बताया था कि कैसे कैसे फेजेज का निर्माण होता है। इस समय के रिप्रेजेंटेटिव साइट्स होते हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन जो पहले थी वो इसमें भी है, धौलावीरा, राखीगढ़ी इत्यादि, ठीक है। इसमें होता है क्या, सिटीज का राइज होता है, मतलब कि नगरों का उत्थान होता है, बहुत से नगर का निर्माण होता है, प्लान्ड टाउनशिप होता है, इसकी विशेषताएं हैं। यूनिफॉर्मिटी इन ब्रिक साइज, मतलब कि ईंटों का निर्माण जो है अलग अलग शहरों में, उसमें यूनिफॉर्मिटी आने लग जाती है। जो ये लोग टूल्स और वेपन्स उपयोग करते हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आने लग जाती है। सील्स में यूनिफॉर्मिटी आने लग जाती है, मतलब अलग अलग शहर समान सील को उपयोग कर रहे होते हैं। बीड्स, पोट्री, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इसमें भी होता है। और क्राफ्ट का स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है, स्क्रिप्ट का। इसमें एक चीज और है, स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखिए, जब सब में यूनिफॉर्मिटी आ गया, इसका मतलब सब एक ना एक चीजों को मानते थे, मतलब इनके बीच में जैसे कि ये है, यहाँ से कुछ ना कुछ रहा होगा तभी तो इस मान रहे हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, और इसी फेज को मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं। मतलब पहले इस्ता थे, देखिए पहले फिर हड़प्पन फेज, ठीक है, इस्ता गांव का निर्माण हुआ, फिर हुआ अर्ली हड़प्पन फेज, फिर इसमें थोड़ा सा बढ़ गए, स्पेशलाइजेशन, ट्रेड इत्यादि, इसमें वेरिएशन आने लग गई। धीरे धीरे इसी काल में यूनिफिकेशन होने लग गई। और जो मैच्योर फेज है उसमें हुआ क्या, सब एक चीजों को मानने लग गए, ठीक है। ये था मैच्योर फेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक दिक्कत ये आती है कि जब इन कल्चर्स के कन्वर्ज होने से निर्माण हुआ, तो मतलब कि जहां शहर मिल रहा है उसके पहले भी कुछ न कुछ अवशेष मिलने चाहिए थे। लेकिन कुछ एक शहर है जैसे बालाकोट, नाल, आमरी, कोट दीजी, मेहरगढ़, नौसुरो, गुमला, रहमान डेरी, सरायकेला, लेवन, तराइकिला इत्यादि जगहों पे तो मिले हैं, लेकिन कुछ एक जगह जैसे कि लोथल, देसलपुर, चान्होदड़ो, मिठल, आलमगीरपुर, रोपड़, इन सभी जगहों पे मेच्योर ही साइट्स मिले हैं। अर्ली हड़प्पन साइट्स के कोई नामो निशान नहीं है। पोटवार प्लेट्यू में अर्ली हड़प्पन साइट्स तो हैं, लेकिन मेच्योर हड़प्पन साइट्स नहीं है। एक्टिव जो अभी वर्तमान में इंडस प्लेन है उसमें कोई अर्ली हड़प्पन साइट्स नहीं है। ये इस थ्योरी की लिमिटेशंस है। और साथ ही साथ ये है कि जब इन सभ्यताओं का निर्माण प्री प्री से अर्ली, अर्ली से मैच्योर हड़प्पन फेज में हुआ, तो सब में समानताएं होनी चाहिए थी। लेकिन देखा गया क्या, कोट दीजी और गुमला, देखिए कोट दीजी और गुमला में एक बर्न्ट डिपॉजिट मिले हैं इन दोनों के बीच में, अर्ली हड़प्पन फेज और मैच्योर हड़प्पन फेज के बीच। मतलब कि जो ट्रांजिशन है वो एक समान नहीं हुआ। एविडेंस ऑफ बर्निंग ऑल्सो फाउंड इन आमरी एंड नासुरो, इन दोनों जगहों पे भी बर्निंग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन, कालीबंगन में तो एक ब्रेक इन ऑक्यूपेशन, जो मतलब कि हो सकता है कि वहां पे भूकंप आया उसके कारण उनके ऑक्यूपेशन में चेंजेज आ गए हों। अब चूंकि वो काल भी तो बहुत लंबा चौड़ा होता था, 1000 वर्ष, और प्रिमिटिव लोग थे, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए होंगे। हालांकि इस
थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को सर्वाधिक मान्यता दिया गया और ये माना गया कि कल्चरली कन्वर्ज है। कंक्लूजन देख लेते हैं। अब चूंकि डिफरेंट ओपिनियन थे तो कंक्लूजन भी देखना आवश्यक है। ठीक है, यह है कि डेवलपमेंट ओरिजिन ऑफ आईवीसी वाज इंडिजिनस एंड डिफरेंटली अरेंज्ड। मतलब यही है कि अलग अलग जो सभ्यताएं थी, जैसे सिंध का आमरी, बलूचिस्तान में कूली, झोब, नाल, क्वेटा और राजस्थान का सोथी, पंजाब और गुजरात के कुछ कल्चर, ये लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व हुए और कल्चरली कन्वर्ज हुए, जो अर्बन हड़प्पन फेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लोग जो फॉरेन ओरिजिन के थे वो ये बोलते हैं, मान लिया कि यहाँ के इंडिजिनस कल्चर से ये हड़प्पन का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फिर भी मेसोपोटामियन का इन्फ्लुएंस वो दिखाना चाहते हैं और इस क्रम में वो बोलते हैं कि देयर हैज बीन सम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन दिस टू सिविलाइजेशन। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ सिविलाइजेशन का मतलब आइडिया का एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक है, और जो क्राफ्ट का राइज हुआ है वो इसी आइडिया के एक्सचेंज की वजह से हुआ और इस क्राफ्ट के राइज के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ वेस्ट एशिया के साथ और ये चेंजेस लाए। लेकिन इस बात को भी नहीं माना जा सकता कि उनका आइडिया यहाँ से आया, मेसोपोटामिया से हड़प्पा में आइडिया आया, यहाँ के लोग को नॉलेज मिल गया, अब नॉलेज मिल गया, ये ट्रेड यहाँ से करने लग गए, अब ट्रेड करने लग गए तो इनको जो सिटीज थी वो वेल्थी होने लग गई और ये अर्बन फेज में आ गया। तो इस बात को भी नहीं माना जा सकता। ठीक है, और ये भी बोला जा सकता है कि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजों को मेसोपोटामिया से नहीं किए थे। दोनों का फंडामेंटल डिफरेंसेस था। इंडस अलग तरीके से हुई, मेसोपोटामिया अलग तरह से हुई। दोनों का एक समय में डेवलपमेंट इस बात को डिनोट नहीं करता है कि उसका आइडिया या उसकी चीजों मेसोपोटामिया के आइडिया या मेसोपोटामिया का इम्पैक्ट के कारण इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि ये हो सकता है कि ट्रेड ने कुछ न कुछ इम्पैक्ट किया होगा। ठीक है, देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड द सेम पीरियड एंड अलोंग विद डिफरेंट लाइंस। मतलब कि दोनों एक समय में हुई लेकिन दोनों का डिफरेंट लाइंस था। द डेवलपमेंट ऑफ विगरस ट्रेड रिलेशन, मतलब इन दोनों का ट्रेड रिलेशन एशिया से Asia suggests that the Harappan produced a very high quality manufactured goods which has taken a very long time to come into existence। मतलब हजारों साल के बाद क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन आया और हाई क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया और जिसके कारण ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आगे ये देखिए कि आखिर में तो मेसोपोटामियन का इम्पैक्ट क्या रहा, ये भी देखना आवश्यक है। मेसोपोटामियन इम्पैक्ट ट्रांजिशन जो हुआ हमारा प्रोटो अर्बन ऑब्लिक अर्ली फेज से जो फुल फ्लेज मैच्योर फेज में हुआ, मतलब जो कल्चरली कन्वर्ज हुई, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ, उसमें मेसोपोटामियन का क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए कि वो ये बोलते हैं कि इंडिजिनस रूट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, लेकिन पोट्री ट्रेडिशन को जो सुमेरियन है उसे हड़प्पन के साथ अटैच करते हैं और ये बोलते हैं, कौन है, लैम्बर्ग करालोस्की, ये महोदय ये बोलते हैं कि द इमर्जेंस ऑफ अर्ली अर्बन इंटरेक्शन स्पेयर इन 3000 BC in Turkmenia, Sestan and South Afghanistan has an important role to play in Harappan urbanism। मतलब कि उधर जो अर्बन फेज थी उसके कारण
हड़प्पन में इम्पैक्ट हुआ और यहाँ के ट्रेड और क्राफ्ट में डेवलपमेंट हुई। शेरिन रत्नागर सजेस्ट करते हैं कि इंडस मेसोपोटामियन ट्रेड ने इंपॉर्टेंट रोल किया और वहां के ट्रेड के मतलब कि हड़प्पन और मेसोपोटामियन का ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ तो हड़प्पन का डेवलपमेंट हुआ और इन दोनों का ट्रेड में गिरावट हुआ तो हड़प्पन का डिक्लाइन हो गया। लेकिन ये जब इस बात को बोल रहे होते हैं तो इसके लिए वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं देते हैं कि उसके ट्रेड का इम्पैक्ट इतना भारी हुआ कि उसके ट्रेड के कारण हड़प्पन का पूरा अर्ली फेज से मैच्योर फेज और मैच्योर फेज से अर्ली फेज हरास के कारण। आगे देखते हैं। अब ये देखिए कि हम ये बोल रहे हैं कि कल्चरली कन्वर्ज हुआ अर्ली हड़प्पन टू मैच्योर हड़प्पन, ठीक है। तो आखिर में कैसे हुआ, ठीक है, ये देखिए कल्चरली कन्वर्ज कैसे हुआ। सॉरी दोस्तों बहुत लंबा हो गया वीडियो, ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अर्ली हड़प्पा टू मैच्योर हड़प्पा की फैक्टर्स कौन कौन थे और कुछ चीजें जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ग्रेजुअल बिल्ड अप पॉपुलेशन एंड इट्स स्पीड, मतलब कि धीरे धीरे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो गया, ज्यादा होने लगा पॉपुलेशन, ठीक है। पहले मेहरगढ़ इलाके में थे पॉपुलेशन, उसके बाद इंडस प्लेन में आया, चूंकि मेहरगढ़ सेमी एरिड एरिया था, यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी तो लोग इंडस प्लेन में आ गए, ठीक है। अब चूंकि इंडस प्लेन में थे, यहाँ पे फर्टाइल प्लेन मिला, पानी की अवेलेबिलिटी थी, रेनफॉल हुआ, फर्टिलिटी यहाँ की भी जमीन की सही थी, तो इसके कारण एग्रीकल्चर जो सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया, उसके कारण ट्रेड को बढ़ावा मिला, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला, उसके कारण अलग अलग लोगों क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, क्राफ्ट्स में स्पेशलाइजेशन आने लग गया, स्पेशलाइजेशन के कारण लैंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड स्टार्ट हुआ और ट्रेड के कारण वेल्थ का डेवलप एक्यूमुलेशन हुआ और सिटीज का राइज हुआ, ठीक है। देखिए फेवरेबल इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर नो हाउ, मतलब कैसे करना उनको पता चला, इसके कारण रीजनल कल्चरल पैटर्न, कूली कल्चर, नाल कल्चर, कोटदीजी कल्चर, इसका डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण एक्सपेंशन हुआ सेटलमेंट का, सोशियो इकोनॉमिक इंटरेक्शन हुआ उनके द्वारा बृहद एरिया में, आर्ट्स और क्राफ्ट्स का स्पेशलाइजेशन हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ और इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन आया, ठीक है दोस्तों। और जो कुछ चीजें हैं उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ फॉर्म करके लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। आज तो हम सिर्फ इसको डिस्कस कर पाए, उद्गम को, ओरिजिन को। और फ्रेंड्स आप हमें ये बताइएगा कि वीडियो कैसा है, इसमें क्या क्या सुधार करना है, मीडियम को ज़्यादा इंग्लिश करना है, ज़्यादा हिंदी करना है, मिक्स करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ये बचा इंडस सिविलाइजेशन का जो टॉपिक्स है पूरा, एक्सटेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेजर सिटीज, ट्रेड एंड कॉन्टेक्ट, कॉज ऑफ डिक्लाइन, सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी, विस्तार, प्रमुख विशेषताएं, महानगर, व्यापार और संबंध, ह्रास के कारण, उत्तराजीविता और शांतत्व, ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अभी इसका पीडीएफ मिलेगा वो इंग्लिश फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसका हिंदी फॉर्म कुछ दिनों के बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हो सकता है क्योंकि इसके स्लाइड्स को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हो सकता है वीडियो 1-2 दिनों में आए, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिएगा, वीडियो देखिएगा, एंजॉय कीजिए, ठीक है। आपके अगर कुछ सजेशंस हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में
लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा ना लगे तो कम से कम हमें पता तो चलेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बिहार हिस्ट्री ऑप्शनल वीडियो सीरीज का, ठीक है। अदर पार्ट्स, सॉरी ये अब ये आएगा तो पीडीएफ लिंक में मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @UPSC ज्ञान 2019, उसमें ये लोगो लगा हुआ होगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।